नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। 24 की खबर में आपका स्वागत करती हूं। तो देखिए 24 जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वजह है आम चुनाव। 2024 में जो आम चुनाव होंगे उनका शोर इतना है कि उससे पहले जिन चुनावों को सेमीफाइनल माना जाता था, विधानसभा चुनाव, उनका शोर तक सुनाई नहीं दे रहा है। सभी अभी से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, चाहे फिर एक दूसरे पर वार पलटवार करना हो, किसी मुद्दे पर घेरना हो, या फिर अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना हो, या फिर अपनी बड़ाई करनी हो। इस समय तमाम नेता फिलहाल इसी काम को करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज 24 की खबर में हम बात करेंगे आज पूरे दिन भर क्या कुछ हुआ है 2024 के आम चुनावों के मुतालिक बताएंगे हम आपको हमारे इस पूरे बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, जहां बीजेपी ने 29 अगस्त को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा के लिए अपने महासचिवों की एक बैठक की घोषणा की। पार्टी विभिन्न चुनाव संबंधी मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेगी, जो इन राज्यों में चुनाव जीतने के लिए उसकी चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। अब बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली मुख्यालय में महासचिवों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने वाला रोड मैप था। देश को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नासूरों से मुक्त करने का ऐलान था। सबका साथ, सबका विकास। तो भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 53 साल में 6-7 साल छोड़कर पूरे समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के 53 साल के शासन में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। ये उनकी ओर से कहा गया है, क्योंकि वार पलटवार का सिलसिला यहाँ पर जारी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार वो आपको सुना देते हैं। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। 1980 के दशक में एक जाने माने आर्थिक विश्लेषक श्री आशीष बोस ने राजीव गांधी जी को एक पेपर प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसमें बीमारू शब्द का प्रयोग किया, और बीमारू शब्द का प्रयोग किया था उस उद्देश्य से किया था कि पूरे देश की ग्रोथ रेट को विकास। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कुल 39 सदस्यों को शामिल किया गया। वहीं इस कार्य समिति में आनंद शर्मा और शशि थरूर समेत G23 के कई ऐसे नेताओं को भी जगह मिली है जो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। तो आपको बता दें, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे उनको यहां पर जगह मिली है। अब ऐसे में इस कार्य समिति में आनंद शर्मा, शशि थरूर का नाम शामिल है। G23 के कई ऐसे नेताओं को जगह इसमें मिली है। CWC का काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस में फैसले लेने वाली ये सबसे बड़ी कमेटी है। हालांकि पुरानी वाली कमेटी से इस नई कमेटी में ज्यादा कोई बदलाव नहीं किया गया है। और लद्दाख में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यहां चिंता की बात यह है कि चीन ने जमीन छीन ली। लोगों का कहना है कि चीन की सेना इलाके में घुस आई है और उनकी चरागाह जमीन छीन ली गई है। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी गई। लेकिन ये सच नहीं है, आप यहां किसी से भी पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं,
वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियर। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने वाली और 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को देने वाली कांग्रेस को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। आपको बता दें, पिछले 2019 के लोकसभा चुनावों में हमने जिस तरीके से देखा, पाकिस्तान का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ था। पाकिस्तान को लेकर लगातार वार पलटवार हो रहे थे, लेकिन इस बार लगता है 2023 में जो आम चुनाव होने हैं 2024 के, उनको लेकर कहीं ना कहीं यहां पर मौसम बदल गया है और इस बार जो दिशा है वो अलग है, पाकिस्तान के बिल्कुल उलट है और चीन इस बार कहीं ना कहीं मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जप के 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया, अपने गिरेबान में झांके। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला। और संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया और इसके मजबूत सबूत भी सामने आए हैं। अगर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो लगता है कि भारत माता के साथ नाइंसाफी है। राहुल गांधी अगर कुछ कहते हैं तो सोच समझकर कहते हैं। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं और इसी को लेकर उन्होंने निशाना भी साधा है। चीन के बहाने मोदी पर निशाना साधते वो दिखाई दिए हैं। आपको बता दें, कुछ अपनी भी टीस है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम चीजें रही और उसके बाद निशानेबाजी भी लगातार जारी है। चीन ने अपना कब्जा बना लिया है, उसके एविडेंस भी सामने आए। लेकिन अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री ये बात मानने को तैयार नहीं है तो लगता है भारत माता के साथ एक प्रकार से हम लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ये दावा किया है कि कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ही जीत होगी और इतना बड़ा बहुमत मिलेगा कि कोई भी सौदेबाज सौदा नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने देश में नफरत के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया है। जिस प्रकार से प्रियंका जी ने अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मध्य प्रदेश में मिस्टर 50 के खिलाफ जो अभियान चलाया है, उसमें हमें विश्वास है कि फिर से एक बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इतना बहुमत मिलेगा कि कोई भी सौदेबाज, कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता सौदेबाजी ना कर सके। इतना बड़ा बहुमत हमें मिलेगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव करीब है, सभी राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी का भी स्वागत है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी यहां आएंगे। हमारा पहला लक्ष्य है कि हर लोकसभा सीट पर एक वरिष्ठ नेता की पब्लिक मीटिंग हो जाए। तो ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां चुनाव से पहले विपक्ष पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है, पहला दांव खेला गया है अपना नाम इंडिया रखकर। बेदाग हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है और जरूर जीतेंगे, ये भी हम सबका विश्वास है। जी, मैंने यही बताया कि सभी राजनीतिक दल की गतिविधियां अब तेज होती हुई दिखेंगी, उनका भी स्वागत है। आने वाले चुनाव में आने वाले खड़गे जी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। जी, सब आएंगे। हर लोकसभा में पहला टारगेट रखा गया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी तेज कर चुकी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का रुख सबको पता है, कांग्रेस कभी अपना रुख बदलेगी तो हम इसके बारे में बता देंगे। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकता है, ऐसे में चाहे वो प्रियंका गांधी हो या कोई और गांधी हो। ये तमाम बात उनकी ओर से कही गई है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना साधा एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर। कांग्रेस का स्टैंड क्या है सबको पता है। अगर कांग्रेस कभी भी अपना स्टैंड को बदले तो सबसे पहले पत्रकारों को बुला के हम मालूमात करा देंगे। इतना जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा बात,
प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकते, प्रियंका गांधी हो या दूसरे कोई गांधी हो या कोई भी दूसरे कोई व्यक्ति हो, और छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। एक तरफ बीजेपी ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 10 गारंटी की घोषणा की है और कहा है कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये मैजिक सिर्फ केजरीवाल को आता है। अमेरिका, इंग्लैंड, टोक्यो, फ्रांस में फ्री बिजली नहीं आती। दिल्ली और पंजाब के बाद 300 यूनिट तक छत्तीसगढ़ में फ्री बिजली देगी। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी। बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, इन सारी पार्टी वालों की इनकी नीयत खराब है। 24 घंटे बिजली मिला करेगी। तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी, दूसरा फ्री बिजली मिलेगी। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी। बिजली की कमी। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही है और बदलाव चाहती है। वहां की जनता बीजेपी को आशा की निगाह से देख रही है। वे राजस्थान को इस रावण राज से मुक्ति दिलाए। वो दिन दूर नहीं जब गहलोत साहब को जनता बाय बाय करेगी। तो ये उनकी ओर से कहा गया है। इस समय देखिए, राजस्थान में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं इन चुनावों को अपने लिए एक स्वर्ण मौके के तौर पर देख रही है। राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही है, बदलाव चाहती है और राजस्थान की बीजेपी की तरफ आशा की निगाह से देख रही कि वो इस कुराज से, रावण राज से मुक्ति दिलाए। वो दिन दूर नहीं। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि डर का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिल में है ये डर का माहौल। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का दुख और महिलाओं पर अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है। लाल किले से ये इनका आखिरी भाषण था। अगला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से बनेंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे, ये उन्होंने यहाँ पर कहा है। जी, देवेंद्र फडणवीस जी के मन में है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिराई, जिस ओवर कॉन्फिडेंस से देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे मैं फिर से आऊंगा, वही ओवर कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे झलक रही है। पर देश की सच्चाई ये है और हकीकत ये है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों का दुख हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, उस सब में बढ़ोतरी हुई है और ये जनता देख रही है और जनता इनसे सवाल करेगी। और ये इनका आखिरी स्पीच था। हरियाणा में चुनाव से पहले चुनावी घोषणाओं का दौर भी शुरू हो गया। हिसार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिशन 2024 के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 लाख सरकारी नौकरी देने की भी बात कही है। तो मैं आज ये कह के जा रहा हूं भाई, जो हम कहते हैं, जो मैं कहूंगा वो हम करेंगे। क्या करेंगे? एक तो भाई ये बुजुर्गों की सबसे पहले बात है। ये तो 5100 ने कही थी, हैं? ये तो आपने बेरा बकरी की नींगड़ की तरह कर 200 बढ़ा देंगे, 250 बढ़ा देंगे। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए मिला करेंगे। 6,000 का मतलब 2024 के चुनाव से पहले इस समय तमाम पार्टियां जनता के बीच पहुंचकर अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी हैं। कांग्रेस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है, लेकिन अब कांग्रेस नेताओं की ओर से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का विकल्प आपके समक्ष कहा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि 2024 में कांग्रेस ही जनता के लिए विकल्प है और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। आपको बता दें, जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस भी लगातार विपक्ष आपके समक्ष
और अब विपक्ष आपके विकल्प के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है। ये आज से ये कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष नहीं है, ये तो विकल्प है आपके सामने खड़ा, विकल्प है, विकल्प सामने होगा आपका और अगला कार्यक्रम होगा ये लेकर चलेगा। और जो हम कार्यक्रम चलाएंगे अध्यक्ष जी, हम और एमपी साहब, उसका एक ही नारा होगा। साल 2019 में जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए तो जेजेपी को 10 सीटें मिली और ऐसे में जेजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन जेजेपी के बीजेपी के साथ जाते ही कांग्रेस ने जेजेपी को विश्वासघाती बताना शुरू कर दिया और अब 2024 के चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि जेजेपी के विश्वासघात का हिसाब जनता करेगी। हिसार में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी पर जमकर हमला बोला, कहा कि विश्वासघात करने वालों को जनता जवाब देगी। नेता और पार्टियां तो बिकाऊ हो सकती हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, जनता बिकाऊ नहीं है, जनता टिकाऊ है। जिन्होंने विश्वासघात किया है उनसे भी समय आने पर जनता उनका भी विश्वासघात का भी हिसाब किताब लेगी। इस सरकार के दो जननी और जनक हैं, दो जननी और जनक। और फरीदाबाद में जहां जेजेपी के नव संकल्प रैली का आयोजन हुआ है, जहां पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ही हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार में हिस्सेदारी हुई, उस समय सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लाली आ गई और उनको उम्मीद हुई कि अब विकास होगा, उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, समस्याओं से निजात मिलेगी। लेकिन हम चाह कर भी आपकी भावना के अनुरूप कार्य नहीं कर पाए। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जैसे ही हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, आपकी सरकार में हिस्सेदारी हुई, राजभाग में आप मालिक बने, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लाली आई, उन्हें उम्मीद जगी कि अब विकास की गंगा बहेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, तुम्हें समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। परंतु हम चाह करके भी। और वहीं दूसरी तरफ इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली हुई है, ये दोनों मिलकर प्रदेश को खत्म करने में लगे हैं। तो ये उनकी ओर से कहा गया है। आपको बता दें, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ जेजेपी है। आम आदमी पार्टी भी अब कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रही है, नई पार्टी है, तो ऐसे में अपने प्रदर्शन के जरिए दूरगामी सोच के साथ जनता का दिल जीतने में आम आदमी पार्टी जुटी है। लेकिन वही बात अगर इनेलो की करें तो हरियाणा की इनेलो पहली, और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक स्थानीय पार्टी है, लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात ये रहती है कि कितना कड़ा मुकाबला होगा। विपक्ष कहाँ है? आप अकेले ही बोल कांग्रेस और भाजपा आपस में मिली हुई है, ये दोनों मिलकर के प्रदेश को खत्म करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री 15 आदमी जब घमंड से कोई बात करता है तो मान के चलो उसका घमंड हर हालत में टूटता है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर 2024 में बीजेपी की सरकार बनने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का दावा किया। अनिल विज ने जहां कांग्रेस को नीति विहीन बताया, तो वहीं पीएम मोदी को लेकर कहा कि जनता अब भी चाहती है कि मोदी जी के हाथों में देश की कमान आए। अनिल विज ने ये बात कही है। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और मोदी जी वादा कर रहे हैं कि अगले 5 साल में इसको विश्व की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में लेकर जाएंगे। और मोदी जी जो कहते हैं वो हिंदुस्तान की जनता विश्वास करती है। मोदी जी ने कहा था कि हम धारा 370 तोड़ेंगे और तमाम विरोधों के बावजूद हमने धारा 370 को तोड़ दिया। मोदी जी कहते थे राम मंदिर बना कर देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी मतों से जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर में कोई मुकाबले में नहीं है। चंद्रराम दास जनता के आशीर्वाद से वहां से लगातार 4 बार निर्वाचित हुए। उन्होंने उस क्षेत्र में दास बनकर हमेशा जनता की सेवा की। उन्होंने बागेश्वर के विकास के लिए जो संकल्प लिए थे
अब उनकी धर्मपत्नी पार्वती देवी उन्हें आगे बढ़ाएंगी। बागेश्वर का चुनाव चूंकि वहां से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया और चंदन रामदास जी जो वहां से 4 बार से लगातार वहां की जनता के आशीर्वाद से वहां काम करते रहे हैं, वहां की सेवा करते रहे हैं और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था, उन्होंने बहुत सारे कामों को वहां धरातल पर उतारा और बहुत सारे काम भविष्य के लिए प्रस्तावित किए थे। उन सभी को हम लोगों ने जो भी काम उनके समय के प्रस्तावित थे उत्तराखंड कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव में प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत पार्टी के सभी विधायक शामिल हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुनीता प्रकाश ने बताया कि जल्द ही सभी स्टार प्रचारक बागेश्वर में प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि बागेश्वर की जनता बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। बता दें कि बागेश्वर में 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होगी। बागेश्वर उपचुनाव के लिए जो है कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। उसमें हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं और बड़े शीर्ष नेता हैं उनकी सूची के साथ साथ हमारे जो है प्रभारी देवेंद्र यादव जी, कर्ण महरा जी, यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के साथ ही सपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और सपा के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। सपा ने बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भगवती प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा ने बताया कि सपा क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम बागेश्वर सीट को ओबीसी घोषित करवाना चाहते हैं। जिस तरह उत्तराखंड में उत्तरकाशी, प्रतापनगर सीटें ओबीसी घोषित की गई, ठीक उसी तरीके से बागेश्वर की सीट को भी ओबीसी की श्रेणी में लाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर जैसे क्षेत्र में मिनी सिडकुल की स्थापना होनी आवश्यक है, जिससे कि वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार के साधन प्राप्त हो सके और इन तमाम मुद्दों को लेकर सपा प्रत्याशी जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। तो बागेश्वर उपचुनाव होने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है और तीसरी तरफ जो ताल ठोक रही है वो है सपा। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 8 महीने से भी कम का समय बचा है, लिहाजा राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में भाजपा नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए। तो विपक्ष के रूप में कांग्रेस भी न्याय और स्वाभिमान यात्रा के जरिए अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। साथ ही राज्य और केंद्र की विफलताओं को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर भाजपा और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाया है। अपनी देश में देखा कई तरीके से नॉन अलाइंड समिट के हुए, चोगुम का हुआ, कई शिखर सम्मेलन यहाँ हुए, लेकिन कभी भी इन चीजों को पॉलिटिकलाइज नहीं किया गया। इनको वोट के लिए या किसी की छवि निखारने के लिए नहीं बनाया गया। सरकार एज सच, देश एज सच की छवि निखारने के लिए किया गया। इसको जो पॉलिटिकल